नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं पिंकेश टकरानी, प्रोफेशनली क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस क्वार्टर 4 FY20 के रिजल्ट्स की। तो इसके साथ ही साल भर का रिजल्ट आ गया है। आज है 19 मई 2020 और इस दिन का जो है इंतजार काफ़ी समय से लोगों को था। इस बार जो है सभी रिजल्ट्स डिले आए हैं, तो उसके पीछे रीज़न है लॉकडाउन एंड कोविड-19 एंड ऑल दैट इश्यूज़। तो दोस्तों यहाँ पे बजाज फाइनेंस के रिजल्ट की जो है काफ़ी देर से जो है लोग इंतजार कर रहे थे और यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट जो है आए हैं। हालांकि प्रॉफिट जो है 20% डाउन हुआ है, तो सबकी डिटेल में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। अंत में मैं अपना ओपिनियन भी यहाँ पर दूंगा। हाँ, हमारे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स को पहले से पता है कि इसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले इसका BSE से मैंने डाउनलोड किया है, ये पूरा का पूरा रिजल्ट आपके सामने है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी जो इंटरेस्ट इनकम है 6320 करोड़ पर है। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले जो है थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। हालांकि अगर पिछला क्वार्टर सेम ईयर लास्ट ईयर देखते हैं FY19, तो वहाँ से जो है काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला है। साल भर के बेसिस पे भी आप देखेंगे तो काफी अच्छा जो है ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला है। परसेंटेज टर्म्स में थोड़ी देर में आ जाऊंगा। देखिए दोस्तों, अभी इम्पेयरमेंट, ये देखिए ये प्रोविजंस जो है यहाँ पर 830 करोड़ के प्रोविजंस थे, डबल से भी ज्यादा प्रोविजंस हो गए हैं इस क्वार्टर के अंदर में। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर दिल खोल के प्रोविजंस किए गए हैं। और सेम क्वार्टर पिछला ईयर देखिए तो दोस्तों 400 करोड़ का प्रोविजन जो है यहाँ पर देखिए 400% बढ़ गया है, 2000 करोड़ पर यहाँ पर आ गया है। साल भर के हिसाब से देखो 1500 करोड़ का FY19 का प्रोविजन जो है 4000 करोड़ रुपए पर आ गया है। तो आपको और जिसके बारे में देखना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रॉफिट हम लोग डायरेक्टली देखते हैं दोस्तों, 948 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया, जो 1600 करोड़ रुपए का था पिछले क्वार्टर के अंदर में। तो यहाँ अच्छा खासा जो है प्रोविजन किया गया है। एंड दोस्तों इसने जो है क्वार्टर 4 FY19 के मुकाबले भी जो है 20% जो है प्रॉफिट यहाँ पे नीचे आया है। वैसे दोस्तों मेरा मानना है कि पिछले क्वार्टर के हिसाब से जो है इसको देखना चाहिए, बिकॉज ये फाइनेंशियल कंपनीज है, AUM बढ़ता रहता है इसके अंदर में, तो पिछला क्वार्टर ज़्यादा रेलिवेंट रहता है। तो यहाँ पर उन्होंने पिछले क्वार्टर के अंदर में अच्छे खासे प्रोविजंस किए थे। हालांकि यहाँ पर उनको एक्सेलरेटेड प्रोविजंस करने पड़े। डेफिनेटली रीज़न ही उसके पास में सॉलिड रीज़न है उसका करने का। आप देख सकते हैं 4000 करोड़ का प्रॉफिट जो है साल भर के हिसाब से 5200 करोड़ रुपए पर आया है। तो ग्रोथ अच्छी दिख रही है, 20-25% के करीब करीब की प्रॉफिट की ग्रोथ है। अब इस फिगर को दोस्तों ध्यान रखिएगा, 89 इनका EPS बनता है, इसको आपको याद रखना है बिकॉज बाद में काम आएगा। अब दोस्तों बाकी समरी देख लेते हैं पूरी की पूरी। तो लोन बुक के अंदर में 17% का ग्रोथ देखने को मिला है YoY बेसिस पर। आप देखिए टोटल इनकम जो है 43% जो है ग्रो हुई है। आप देखेंगे नेट इंटरेस्ट इनकम 42% का ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है। प्रोविजन 407 करोड़ % का जो है यहाँ पर बढ़ा है। और ये स्टेज 1 स्टेज 2 प्रोविजन है, यानी कि यहाँ पर जो है ज़्यादा खतरा नहीं है। अगर ज़्यादा खतरे वाली बात करें तो ये प्रोविजन इन्होंने जो बनाए हैं क्वार्टर 4 FY20 के अंदर में 1000 करोड़ रुपए के जो ये प्रोविजन दिख रहे हैं, 110% जो है ये बड़े हैं प्रोविजन, ये ज़्यादा जो है खतरे वाले हैं। इसको हो सकता है इसमें से कुछ राइट ऑफ्स भी किए गए होंगे। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों इसकी वजह से सीधा इम्पैक्ट जो है प्रॉफिट के अंदर में पड़ा है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं AUM, यानी कि आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट आप देखेंगे, जब भी आप बजाज फाइनेंस की बात करते हैं तो कई लोग समझते हैं कि ये कंज्यूमर ड्यूरेबल को फाइनेंस करने वाली कंपनी है, लेकिन दोस्तों इसकी एक सब्सिडरी भी है जिसका नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो वहाँ पर देखिए 36% जो है मॉर्गेजेस लोन दिया हुआ है। तो आप ऐसा आउटराइट नहीं कह सकते, बिकॉज इनका एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो जो है वो लोन पोर्टफोलियो जो है होम फाइनेंस के अंदर में है, मॉर्गेज फाइनेंस के अंदर में है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कंज्यूमर फाइनेंस है। लेकिन ग्रोथ देखिए दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में इन्होंने ग्रोथ दिखाई है 44%। तो अगला इनका ग्रोथ का टारगेट यही होने वाला है, मुझे तो ऐसा लगता है। इनका जो मेन बिजनेस है देखिए यहाँ पर जो मेन इनका बिजनेस है यहाँ पर B2B कंज्यूमर फाइनेंस के अंदर में 17% और B2C कंज्यूमर फाइनेंस के अंदर में 36% ग्रोथ इन्होंने साल के बेसिस पे लगाया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है आपको पता है कि यहाँ पे एक ब्रेक लग जाएगा। हम देखते हैं कौन से सेक्टर के अंदर में इन्होंने लोन देना कम कर दिया है। अब देखिए टोटल AMU जो है इनका, आप देखेंगे टोटल AMU 27% बढ़ा है, 1,47,000 करोड़ का इनका AMU है। अब इन्होंने डिपॉजिट बुक भी शुरू की है। तो डिपॉजिट जो आम लोग रखते हैं इनके पास में, तो यहाँ पर अच्छा खासा ग्रोथ 62% का जो है देखने को मिला है। दैट इज रियली वेरी गुड।
अब दोस्तों ये फिगर्स मैंने अलग से पुट ऑन करके आपके लिए लेकर आया हूं। तो यहाँ पे टीयर 1 कैपिटल दोस्तों बहुत शानदार है, टीयर 2 कैपिटल भी बहुत शानदार है, इनका टोटल एडिक्वेसी जो ये मजबूती दर्शा दोस्तों यहाँ पे मजबूती है और यही जो है सॉलिड बात है इस पर्टिकुलर कंपनी की। ये फिगर्स आपको जरूर देखने चाहिए, इसके बेसिस पर जो है अभी इसकी सॉल्वेंसी पर किसी भी तरह का डाउट जो है किसी के माइंड में नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों एक और चीज है एक्सटर्नल कमर्शियल लोन। तो पहले कंपनी रिलाय करती थी कुछ हद तक, देखिए सितंबर क्वार्टर के अंदर में 8% वो अपनी लाइबिलिटी का जो है शॉर्ट टर्म बोरोइंग करती थी, उसको घटा के 2% कर दिया गया था। इसको कॉम्पनसेट करने के लिए उन्होंने एक्सटर्नल कमर्शियल लोन लिया, यानी कि एनआरआई लोगों से ये लोन लेते हैं 3 साल की मैच्योरिटी के लिए। अब शॉर्ट टर्म बोरोइंग में ये मनी मार्केट सिक्योरिटीज रहती है, 2-4 महीनों के अंदर में आपको जो है पलटाना पड़ता है सौदा। अब इस पे निर्भरता उन्होंने कम कर दी है, यहाँ पर ये जो है अच्छी स्थिति के अंदर में पहुंचे हैं। जितना भी इसमें जो है फर्क पड़ेगा दोस्तों ये इनके फेवर में ही जाएगा। जीएनपीए देखो पोजीशन यहाँ पे सेम दिख रहा है। एनएनपीए दोस्तों दिसंबर के अंदर में इनका एनएनपीए बढ़ गया था और ये थोड़ा सा और स्लाइटली बढ़ा है, और कंपनी ने ये कहा है कि अगर हम सभी कस्टमर्स के लोन्स को मॉरेटोरियम में डालते थे तो ऐसे केस के अंदर में जीएनपीए तो 1.38% बनता था और एनएनपीए तो 0.51% बनता था। तो आप समझ सकते दोस्तों यहाँ पे कंपनी थोड़ा जो है पॉजिटिव है, काफ़ी जो है इसको जो है इन्होंने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट करने की पूरी कोशिश यहाँ पर की है, बताने की पूरी कोशिश की है। अब दोस्तों लिक्विडिटी मैनेजमेंट में कंपनी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है कि बहुत पैसा है इनके पास में, टोटल बोरोइंग का 18% 19% इनके पास में है। तो इससे समझ में आता है कि इस कंपनी को जो है दिक्कत नहीं जाने वाली। एटलीस्ट ये कोविड-19 का जो सिचुएशन चल रहा है 3-4 महीने जो है कुछ ज़्यादा बिजनेस नहीं भी आया, तो ये आराम से सेल आउट कर जाएंगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इन्होंने कोई भी जो है इंक्रीमेंटल रिप्लेसमेंट हायरिंग वगैरह जो है रोक दी है, या फिर जो इनका कंपनसेशन था वो वेरिएबल पार्ट बहुत ज़्यादा रहता था, तो ये सभी जो है कंपनी के फेवर में जाएगी। और अभी उन्होंने इनिशिएट किया है जीरो बेस कॉस्टिंग, इस पर जो है वो लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कम करने की पूरी कोशिश कंपनी कर रही है। अब ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बता देता हूँ। कंपनी बोल रही है कि ये बहुत ही प्रिकॉशियस टाइप का हो गए हैं, अंडरराइटिंग कम कर रहे हैं, या फिर जो है लोन टू वैल्यू जो है उन्होंने जो है स्ट्रिक्ट कर दिया है तो कम लोन दे रहे हैं। साथ ही साथ जो है B2B बिजनेस में इसमें जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होता तब तक वो आगे जो है कोई लैंडिंग नहीं करेंगे, फिर B2C बिजनेस के अंदर में भी नहीं करेंगे, फिर SME बिजनेस को भी इन्होंने रोक दिया है। रूरल एरियाज में जो मैंने कहा कि यहाँ पे इनका फोकस रहेगा क्योंकि इनको ग्रोथ लानी है, तो रूरल एरियाज के अंदर में आप देखेंगे दोस्तों ये ग्रेजुअली जो है ओपन होते चले जा रहे हैं। होम मॉर्गेज बिजनेस जो है मैं आपको बताता हूं, मॉर्गेज या फिर जो है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन वगैरह देना टॉप 30 सिटीज के अंदर में, क्योंकि टॉप 30 सिटीज रेड जोन के अंदर में है तो इसको जो है टाइम लगेगा, और ये इनका जो है ग्रोथ का एक और जो है एरिया भी है। तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज उन्होंने रोक कर रखी है और कुछ ग्रेजुअली जो है ये लोग ओपन करते जा रहे हैं। अब दोस्तों जो रिकमेंडेड डिविडेंड है, तो इंटरिम डिविडेंड को इन्होंने फाइनल डिविडेंड मान लिया है यहाँ पर, तो कोई डिविडेंड यहाँ पर नया डिक्लेयर नहीं हुआ है। अगर रिटर्न ऑन एसेट देखें तो 4% बता रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 20% बता रहे हैं, इतनी बड़ी कंपनी के लिए 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके शेयर प्राइस की, तो एक समय इसका शेयर प्राइस कहाँ 5000 टच करने वाला था, लेकिन दोस्तों आपको पता है उसके बाद में ये गिरना शुरू हुआ और अब ये 2000 के नीचे है। तो आता है कभी ऊपर नीचे, ये होता रहता है। कभी कभी कोई रिपोर्ट्स आती है जो बोलता है 1600-1700 पर इसका शेयर रेट पहुंच जाएगा। तो दोस्तों ये इसकी कहानी है, गिरा है। तो यहाँ पे इसकी वॉलेटिलिटी देख लीजिए, इसका जो है टोटल मार्केट कैप देख लीजिए, लगभग 1,16,000 करोड़ का है। अब दोस्तों यहाँ पर कंसोलिडेटेड बेसिस पर आप देखेंगे तो 1,18,000 करोड़ का इसका टोटल मार्केट कैप है। और यहाँ देखिए इंडस्ट्री पी चल रहा है 22, और मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था EPS 89। तो ये अपडेट नहीं हुआ मनी कंट्रोल के अंदर में, बिकॉज आज ही रिजल्ट्स आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ लीजिए कि 89 रुपीज़ और 22, एक कैलकुलेशन मैं कर लेता हूँ अपनी मोबाइल में फटाक से कि 89 इंटू 72 एग्जैक्टली क्या रहेगा। 89 सॉरी हाँ यस अभी LNT के भी रिजल्ट्स आ गए। सो 89 इंटू 22, तो इसका वैल्यूएशन लगभग जो है सेम एरिया पे चल रहा है, 1958 आ रहा है। तो 1958 यहाँ पे 1967 वगैरह जो है चल रहा है।
अब जब ये अपने चरम पर था तब इसका वैल्यूएशन आप 56 पी पर चलता था, तो एक बार 56 पी के हिसाब से निकालते थे 56 इंटू 89। अगर सिचुएशंस वापस से इंप्रूव होती है, मान लो एक साल के बाद में जो है ये अपनी थ्रिलिंग कैपेसिटी के अंदर में वापस आ गया, ग्रोथ दिखा रहा है 40% की CAGR ग्रोथ दिखा रहा है जो ये पिछले सालों से दिखाते आ रहा है, तो ऐसे केस के अंदर में दोस्तों इसका रेट जो है वापस वही 5000 के लेवल्स पर जो है 4950 के लेवल्स पे वापस आ सकता है। तो अभी फिलहाल जो है ये शेयर क्योंकि अनसर्टेनिटी से मार्केट के अंदर में बिजनेस इनका जो है रुक गया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही हैं। अगर दोस्तों इसके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग को देखें तो ये मामूली सा गिरावट आपको देखने को मिलेगा, 22.5% था नवंबर में, तो ये गिरते गिरते जो है मार्च के अंदर में आप देखेंगे 21.15 है। हालांकि इसमें जो है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का भी इन्वेस्टमेंट है जो ये हाईलाइट करके बताते हैं, एक्सिस लॉन्ग टर्म फंड का भी इसमें इन्वेस्टमेंट है जो कि बहुत अच्छा टैक्स सेविंग फंड है। और इवन जो है आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो है इतना डिसीजन लेने के लिए नहीं है कि भैया यहाँ पर जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो है इसके ऊपर में होप कम हुआ है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो ओवरऑल जो है मेरा एवेल्युएशन यहाँ पर रहता है कि कंपनी काफ़ी अच्छी है, मजबूत है, कोविड-19 की सिचुएशन को जो है ये पूरी तरह से सेल आउट कर लेंगे। और यहाँ पर अगर ग्रोथ मोमेंटम जो है वापस आता है जो इस क्वार्टर के अंदर में नहीं दिखता है, नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर में जो कुछ खास नहीं दिखेगा, तो दिवाली से जो है वापस जो है ग्रोथ पकड़ने की एक्सपेक्टेशंस लगती है। और कोविड-19 वाली सिचुएशन भी जो है उसमें थोड़ी सर्टेनिटी जो है आ जाएगी तब तक। तो ऐसे केस के अंदर में यहाँ से अगर इसका डाउन टर्न देखें तो डाउन टर्न बहुत ज़्यादा नहीं दिखता है। बेसिकली अगर आप डाउन टर्न देख भी लेते हैं तो 10-12%, 20% तो बहुत ज़्यादा बोल दूंगा मैं, 10-12% यहाँ पे डाउन टर्न हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ से अपसाइड होने की चांसेस बढ़ जाती है। और हमने अपने सब्सक्राइबर्स को कई बार ऐसा बोला है कि जब भी ये 2000 के नीचे है, एक इंस्टॉलमेंट 1 महीने का डाल दीजिए। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होगा, जिस तरह का आपका स्ट्रैटेजी वगैरह होगा, तो यहाँ पर आपको जो है SIP करते हुए चलना चाहिए। अब देखते हैं कल यहाँ पे क्या होता है। तो कल यहाँ पे जो है शेयर ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि कल शेयर ऊपर जाएगा, कल नहीं गया, तो फिर आप मेरे को जो है वीडियो में आकर बोलते हैं नीचे में कि सर नहीं गया। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि शेयर जो है नीचे जाएगा, नहीं गया, ऊपर आ गया, तो आप जो है कमेंट करते हैं। तो इस तरह का कोई प्रेडिक्शन तो मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों इट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि ये कंपनी अच्छी है। अभी इसके फंडामेंटल्स जो इन्होंने रिजल्ट शो किए हैं काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और यहाँ पर SIP करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। रेस्ट आपका डिसीजन है, पैसा आपका है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। दोस्तों आप कमेंट नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों आपने कमेंट करना बंद कर दिया है। प्लीज़ कमेंट कीजिए और इसी तरह के और वीडियोस में लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।